नमस्कार साथियों। दीपावली का जो ये पावन पर्व चल रहा है, आज जो है तमाम जगह लड़ियाँ कम हो गई हैं और पटाखों की आवाज़ भी काफ़ी कम है। लेकिन जिस प्रकार से आप लोगों से रूबरू होने का अवसर रहता है, तो मुझे लगता है कि कुछ ऐसे विषयों पर ज़रूर चर्चा करनी चाहिए जो आज की तारीख में लोगों के लिए भले अप्रासंगिक हों, वो ये मानते हों कि ये विषय चर्चा के नहीं है। लेकिन अगर उन विषयों पर चर्चा नहीं करेंगे तो ऐसा महसूस होगा कि जो पत्रकारिता है वो कमज़ोर पड़ती जा रही है। और किसी भी सेंस में जो पत्रकारिता वो कमज़ोर नहीं होनी चाहिए। लोकतंत्र के जो चारों स्तंभ है, उन चारों स्तंभों में जो न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, विधायिका है, उन सबको चेक करने की जो जिम्मेदारी मीडिया के ऊपर है, उस पर जो है निश्चित रूप से बात होनी चाहिए। उनको अपनी जिम्मेदारी का आभास होना चाहिए। इसलिए आपके साथ कुछ ऐसे विषयों के साथ चर्चा की जानी बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि अगर हम नहीं करेंगे तो ये पत्रकारिता के साथ बेईमानी होगी। तो आज का विषय ये है कि क्या उत्तराखंड बनने के बाद जो राजनीतिक द्वंद्व हैं, जो लड़ाइयाँ हैं, वो इस प्रकार की हो गई है। नमस्कार सभी लोगों को, प्रणाम। जो लोग जुड़ रहे हैं उन सभी लोगों को प्रणाम है। और मैं कोशिश करूंगा थोड़ी देर बाद आप लोगों के सवाल भी लूं, और इस बीच जरा कुछ इस जो विषय वस्तु उसको आपके सामने रखना है। उत्तराखंड बनने के बाद जो उत्तराखंड के जो लोग हैं उनकी महत्वाकांक्षाएं क्या इतनी गंभीर होने लगी हैं कि अब उनको ले जो परिवार हैं, जो भाई हैं, जो यार दोस्त हैं, जो मित्र हैं और जो खास परिवार के लोग हैं, उस राजनीतिक लड़ाई के लिए लोग जो हैं अब सिर्फ जो है उस कुर्सी को देख रहे हैं। और जो कल तक ये कहते थे लोग कि भाई हमारा परिवार ये है, हमारे वो रिश्तेदार हैं, वो हमारे नातेदार हैं, वो हमारे मित्र हैं, वो फलां हैं, वो हमारी ताकत है, तो आज तो कहीं ऐसा लगने लगा कि भाई ये एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ या कुर्सी पाने के लिए जो है एक ऐसा द्वंद्व खड़ा हो गया कि सबको चुनाव दिखाई दे रहा है और सिर्फ वो कुर्सी दिखाई दे रही है। आपको ध्यान है कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ में एक राजनीतिक भाषण दे रहे थे। उसकी तमाम प्रकार से जो है व्याख्या की गई है, लेकिन देश दुनिया के बहुत कम लोग जानते हैं कि वो ऐसा धाम है जहां आकर जो है पांडवों ने पश्चाताप किया, उन्होंने प्रायश्चित किया और उन्होंने जो है ईश्वर से इस बात के लिए माफ़ी मांगी कि उन्होंने उस राजगद्दी के लिए, उस राजपाट के लिए, उस ज़मीन के झगड़े के लिए और वो कुर्सी जो बड़ी बड़े जो सल्तनत थी उसको पाने के लिए, जो तमाम जो विषय वस्तु थे उसके लिए उनके आपस में इतने झगड़े हो गए कि उन्होंने अपने भाइयों का वध कर दिया। एक भाई ने दूसरे को मार दिया, उनके परिवार के लोगों को मार दिया, परिवार खत्म हो गया और पूरा कुल का कुल खत्म हो गया। तमाम नाते रिश्ते, अपने गुरुजन मार दिए, अपने बड़े बुजुर्ग चाचा ताऊ, किसी को नहीं बख्शा। तो क्या उस केदारनाथ की जो धरती में कल ये सब देखा गया, इससे हम कुछ आगे आने वाले समय में सबक लेंगे। बहरहाल जो ये उत्तराखंड हमारा है, उत्तराखंड का इशू, आज जो राजनीतिक दल हैं, जिन दो दलों की अभी तक यहाँ सरकारें बारी बारी से बनी, आपने देखा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और फिर कांग्रेस की, और बारी बारी से इनकी बनती आ रही है। इसके बीच में एक जिस सब्जेक्ट को लेकर आज आपके पास आए कि क्या ये कुर्सियों की लड़ाई आज इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई है कि लोगों ने अपने नाते रिश्ते जो है सब भूलने शुरू कर दिए। तो इस खतरनाक लड़ाई की, जिसे मैं खतरनाक इसलिए मानता हूँ कि आपकी ताकत अगर आपका परिवार, आपके परिजन, आपके नाते रिश्तेदार वो सब नहीं है तो फिर आप अलग थलग पड़ जाते हैं। इसकी शुरुआत 1996 में तब हुई जब भारतीय जनता पार्टी ने जो है बीसी खंडूड़ी को पौड़ी से चुनाव मैदान में उतारा। कांग्रेस पार्टी ने वहाँ से जो है उन्हीं के जो कज़न हैं, जो उनके ममेरे और फुफेरे, जो दोनों भाई विजय बहुगुणा हैं, उनको कांग्रेस के सिंबल पर लड़ाया। और उन दोनों की लड़ाई का जो परिणाम था, उसका परिणाम ये निकल कर आया कि उस दौर में जो तिवारी कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ने वाले सतपाल महाराज चुनाव लड़ गए, वो चुनाव जीत गए। ये एक ऐसा उदाहरण है जिससे आप समझ सकते हैं कि वो दो भाई जो बचपन में एक दूसरे के घर आते जाते होंगे और जिन्होंने आगे बढ़ के देखा कि ये मेरे मामा का बेटा है, ये मेरी बुआ का बेटा है, और वो लोग आज राजनीतिक इस स्तर पर ले आए कि उन्होंने आपस में लड़ लिए। उस चुनाव के परिणाम के बाद लोगों को लगा कि शायद आने वाला वक्त चेंज करेगा, और ये उत्तराखंड बनने से पहले की वो घटना है जिसने एक बड़ा मतलब एक संदेश दिया कि भाई क्या आप सिर्फ चुनाव की राजनीति के लिए ये सब कर सकते हैं? क्या अब लोग जो अपने सगे भाइयों के साथ इस प्रकार की चुनाव लड़ रहे हैं? और गंभीर बात देखिए कि आज की तारीख में, उस दिन वो दोनों भले अलग अलग पार्टियों में थे, कभी एक जो है उस समय बहुगुणा कांग्रेस में थे,
तो विजय वो क्या नाम है, खंडूड़ी भाजपा में थे। और समय बदला तो 2016 के बाद जब जो एक बड़ा जो दल बदल यहाँ देखने को मिला, उसके बाद आपने देखा कि भाई एक ऐसा चेंज आया कि अब वो दोनों आज एक दल में हैं। तो यानी कि वो लोग जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हुए हैं, एक भाजपा से हुए हैं, कांग्रेस से हुए हैं, आज दोनों भारतीय जनता पार्टी में। और वो भाई होने के बावजूद उन्होंने इस बात का भी लिहाज नहीं रखा कि वास्तव में हमें जो है इस राजनीति के लिए, इस काम के लिए जो है इस प्रकार से नहीं करना चाहिए था। वो जहर आगे आने वाले समय में इस प्रकार आगे बढ़ता गया कि आपको ध्यान होगा कि जब 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ और कांग्रेस ने मनीष खंडूड़ी को, जो बीसी खंडूड़ी के बेटे हैं, उनको चुनाव मैदान में पौड़ी से उतारा, तो जो उनकी अपनी सगी बहन है बीसी खंडूड़ी की बेटी रितु खंडूड़ी, जो यमकेश्वर से विधायक हैं, वो अपने भाई को चुनाव हराने के लिए ताकत वहाँ लगाई हुई थी और वो कहीं हद तक उसमें सफल भी रही। तो आप समझ सकते हैं कि जो सत्ता की लड़ाई, कुर्सी की लड़ाई, दो सगे भाई बहन एक दूसरे के खिलाफ वहाँ जो है काम कर रहे हैं, ये सब देखा जा रहा था। और ये जो 2022 का जो बैटल आप देखेंगे तो निश्चित रूप से जिस प्रकार से रितु खंडूड़ी अपने भाई के खिलाफ वहाँ प्रचार कर रही थी उस क्षेत्र के अंदर, अब आपको 2022 में मनीष खंडूड़ी अपनी बहन को हराने के लिए वोट मांगते हुए दिखाई देंगे, जो एक उदाहरण है इस प्रदेश के भीतर की इस राजनीति ने परिवारों को, नाते रिश्तेदारों को, इन तमाम लोगों को कहां पर लाकर खड़ा कर दिया है। इसका एक और उदाहरण आपने 2017 में तब देखा, जबकि 2017 में कांग्रेस पार्टी ने भगवानपुर से जो है ममता राकेश, जो उनकी निवर्तमान विधायक थी, उनको चुनाव लड़ाया। तो ममता राकेश को चुनाव लड़ाने गए था कि चूंकि उनसे पहले भी वो विधायक थी तो उनको लड़ाया गया। और भारतीय जनता पार्टी के पास वहाँ कोई दूसरा चेहरा नहीं था और वो भी ये अपेक्षा कर रहे थे कि या तो ममता राकेश उनकी पार्टी में आ जाए या फिर किसी और पे कैसे दाव लगाया जाए। और फिर आनंद फानन में चुनाव से ठीक कुछ समय पहले जो है सुरेंद्र राकेश, जिनकी पत्नी ममता राकेश आज विधायक हैं, जो सुरेंद्र राकेश पहले मिनिस्टर रहे, विधायक रहे, उनका स्वर्गवास हो गया था बीमारी कारण। तो भारतीय जनता पार्टी ने उन्हीं ममता राकेश के सगे देवर को जो है चुनाव मैदान में उतारा। उन दोनों के बीच लड़ाई हुई। उस गंभीर जो चुनाव था, उस चुनाव में जो है वो देवर की हार हो गई और उधर से जो है जो उनकी भाभी ममता राकेश वो चुनाव जीत गई। इससे पहले आपको ध्यान होगा कि जो सुरेंद्र राकेश हैं, 2002 में वो तिवारी सरकार के दौरान जो है राज्य मंत्री थे और उसके बाद 2007 में और 2012 में वो बसपा के सिंबल पर चुनाव जीत कर आए। उसके कुछ समय बाद वो जो मिनिस्टर बने, वो पहले बहुगुणा की गवर्नमेंट के दौरान थे, हरीश रावत की गवर्नमेंट के दौरान उनको बीमार हो गया और उसके बाद उनका जो है निधन हो गया था। तो ये एक परिवार जो परिवार के जो दो लोग, मतलब उस चुनाव की गंभीरता आप इस बात से समझ सकते हैं कि ममता राकेश के पर्चे पोस्टर में भी जो है सुरेंद्र राकेश की फोटो होती थी और जो सुबोध राकेश है उनके पर्चे पोस्टरों में भी सुरेंद्र राकेश होते थे। यानी कि वो दोनों जो लोग हैं वो उन्हीं सुरेंद्र राकेश की मौत को एक प्रकार से अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए कैश कर रहे थे। तो राजनीति का जो ये विद्रूप है, ये जो अजीबोगरीब स्थिति में जो ये स्टेट आ गया है, इस प्रकार की घटनाएं कभी आपने बिहार में, बंगाल में, कहीं जो है गोवा में, कहीं दूसरे उन राज्यों में सुनी होगी जहाँ के बारे में जिसके लिए उत्तराखंड कम से कम जो लोग चाहते थे कि अपना स्टेट बने, उसकी कल्पना कभी किसी ने नहीं की होगी कि भाई ऐसा हो सकता है। तो ये जो घटनाक्रम है कि आप पहले जो खंडूड़ी और बहुगुणा ने शुरुआत की, उसके बाद वो सुरेंद्र राकेश तक मामला पहुंचा, उसके बाद जो है ये विषय आगे बढ़ा। और आज की तारीख में एक और जो ताज़ा विषय है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो किसी भी तरह से 2022 का चुनाव जीतना चाहती है, जो पुष्कर सिंह धामी को आगे रखकर जिसके बारे में बताया जा रहा है कि वो वही चेहरा होंगे, उस चेहरे की जो तैयारियां हैं वो इस कदर की जा रही है कि उन्होंने एक जो सरकारी टीचर हैं, जो एक शिक्षक है, उनका अभी 1-1.5 महीने पहले जो इस्तीफा करवाया, उनसे इस्तीफा दिलवाया गया कि भाई अब आपको जो है या जो सरकारी टीचर नौकरी नहीं करनी है, बल्कि उस टीचर को जो है अब गंगोत्री विधानसभा सीट से चुनाव लड़ाया जा रहा है। तो गंगोत्री विधानसभा सीट से वो चुनाव लड़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो है, जो स्वर्गीय गोपाल रावत थे जिनका कुछ समय पहले निधन हुआ, उनके निधन के बाद ये माना कि वहाँ पर सिर्फ शांति रावत ही, जो गोपाल रावत की पत्नी है, वही जो है चुनाव जो है फाइट कर सकती है।
उन्होंने जो उनके दो दल के लोग हैं, जहां कहा जाता है कि वो कार्यकर्ता के बेस पे बनी हुई पार्टी है, वहां उन सब लोगों को दरकिनार करते हुए वो शांति रावत का इस्तीफा कराया गया। उन्होंने शिक्षा विभाग से इस्तीफा दे दिया है, उनका इस्तीफा स्वीकार हो गया और उसके बाद से लगातार वो पूरे गंगोत्री क्षेत्र में जो हैं वही बातें कर रही हैं कि इनसे पहले जिस प्रकार गोपाल रावत काम करते थे, तो आने वाले वक्त में जो है गोपाल रावत की पत्नी वहाँ जो है 2022 के चुनाव के लिए संभवतः इनके जो है प्रत्याशी होंगे। यानी कि इन्होंने मान लिया कि इससे इतर जो और तरह के जो लोग थे उनके लिए वहाँ फिलहाल कोई संभावना नहीं है। ये जो गंगोत्री वाला इशू है, ये इसलिए भी गंभीर है कि 2007 के चुनाव में, 2012 के और 2017 के जो 3 विधानसभा चुनाव हुए, उन तीनों विधानसभा चुनाव में शांति रावत के पति गोपाल रावत और जो वहाँ निवर्तमान विधायक थे इनसे पहले विजय पाल सजवान, वो उन दोनों के बीच तीनों चुनाव हुए। उनमें से 2 बार गोपाल रावत जीते, हालांकि विजय पाल सजवान भी 2 बार जीते, लेकिन जो 2002 का चुनाव था उसमें गोपाल रावत आमने सामने चुनाव नहीं लड़े, बल्कि वो बाद में जो है उन्होंने किसी हरी सिंह राणा को वहाँ चुनाव इसलिए लड़ा दिया था कि वो चाहते थे कि विजय पाल सजवान चुनाव हार जाएं। ये घटनाक्रम इतना सामान्य नहीं कि किसी को लगे कि हाँ 2 लोग चुनाव लड़ रहे हैं। ये कि इसलिए गंभीर विषय है कि उस उत्तरकाशी के अंदर जब गंगोत्री सीट पर कभी भी किसी की चर्चा हो या कोई वहाँ गोपाल रावत और विजय पाल के बारे में चर्चा करे, तो वहाँ ये माना जाता है कि ये दोनों जो हैं एक सिक्के के 2 पहलू हैं। मतलब इन दोनों के बिना कोई किसी का, दोनों को आप अपूर्ण मानते थे। दोनों लोगों ने छात्र राजनीति की, दोनों एक साथ जो हैं पंचायत चुनाव में एक दूसरे की मदद करते दिखे, दूसरे नगर पालिका के चुनाव में करते रहे। और स्टेट बनने के बाद जब ये हुआ कि एक ही सीट है, तो इन दोनों के बीच एक ऐसी खाई तैयार हुई कि जो 2 सगे दोस्त थे, जिन्होंने जो है जीवन के बहुत सारे अच्छे भले बुरे जितने जो काम उनके जीवन से जुड़े थे, उनको लगभग साथ साथ आगे बढ़ाया। तो स्टेट बनने के बाद स्थिति इस प्रकार की आ गई कि वो 2 दोस्त जो हैं एक प्रकार से राजनीति के इतने गंभीर दुश्मन हो गए कि वो, आप समझ सकते हैं कि आज की तारीख में स्थिति यह है कि अब 2007 और 17 में जिस प्रकार से विजय पाल बनाम जो गोपाल का चुनाव था, अब 2022 में आपको संभवतः वो चुनाव गोपाल रावत की पत्नी और विजय पाल सजवान के बीच में होता हुआ दिखाई देगा। ये स्थिति इस स्टेट के भीतर क्यों हुई है? क्या जो लोग दावा करते हैं कि उनके दल हैं, उनके दलों में बहुत सारे लोग होते हैं, क्या कोई और व्यक्ति वहाँ नहीं मिल पाता? क्या ये सिर्फ ये मान लिया जाए कि अब स्थिति इस प्रदेश में इसी प्रकार की आ गई है कि आप ये, मतलब संभावना का असीम खेल ये प्रदेश बन गया है कि यहाँ कुछ भी हो सकता है। कल तक जो दोस्त, जो भाई, जो देवर भाभी एक दूसरे पर जान छिड़कने के लिए तैयार थे, जो परिवार एकजुट था, एक मुट्ठी में था, वो परिवार के जो लोग जब आमने सामने आज चुनाव लड़ रहे हैं, तो उन चुनावों में जो बातें घर की बातें हैं, जो बिहाइंड द कर्टेन जो बातें हैं, जो बातें सार्वजनिक जगहों पर बताने की नहीं होती है, वो सब एक दूसरे की कमजोरियों को वहाँ बड़े स्तर पर जो है डिस्क्लोज करने की कोशिश करते हैं, और ताकि किसी प्रकार से चुनाव जीता जा सके। और जिस प्रकार एक चीज़ और आपने नोटिस की होगी कि इन सारे घटनाक्रमों के बीच एक बात ये भी निकल कर आती है कि जो परिवारवाद की बात करते थे कि भाई इस पार्टी के लोग परिवारवाद करते हैं, वो कहते हैं कि दूसरी पार्टी के लोग वाद पे जो है को इसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो इन घटनाक्रमों से, ये जो 3-4 घटनाक्रम आपके सामने हैं, इनसे आप समझ सकते हैं कि आज की तारीख में इन लोगों के लिए परिवारवाद कहाँ पर रह गया है। इनके लिए ये जो चीज़ें हैं कि भाई एक दूसरों को जो नसीहत देने वाली बातें थी, उनको नसीहत देने वाली जो इश्यूज़ थे, आज वो कहाँ पर खड़े हैं। जहाँ पर कल तक चाल चरित्र और चेहरे की बात होती थी, आज वो कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। इन 3-4 उदाहरणों के साथ एक उदाहरण प्रतापनगर कॉन्स्टिट्यूंसी का भी है, और वहाँ पर भी आज की तारीख में भी ये माना जाएगा दो जो बहुत अच्छे 2 दोस्त विक्रम सिंह नेगी और गुड्डू पंवार हुआ करते थे, वो भी पिछले 2-3 चुनाव से आमने सामने चुनाव लड़ रहे हैं। ये आगे आने वाले समय में इस बात की फिर संभावना है कि ये जो इन लोगों की जो नाते रिश्ते यारी दोस्ती जो तमाम जो चीज़ें हैं, इस बार भी उनकी भेंट चढ़ जाएंगे। और उत्तराखंड बनने के बाद जिस प्रकार की एक
यूनिटी दिखाई देनी चाहिए थी, यूनिफॉर्मिटी दिखाई देनी चाहिए थी, और लोगों के बड़े हृदय के साथ सामने जो है नाते रिश्ते निभाते हुए दिखने चाहिए थे। और उत्तराखंड के लोगों ने कभी भी कभी विजय बहुगुणा या जो क्या नाम बीसी खंडूड़ी हैं, इनको एक टेबल पर बैठे हुए नहीं देखा। उन्होंने इन दोनों लोगों के परिवारों को एक टेबल पर नहीं देखा, किसी शादी के फंक्शन में नहीं देखा, किसी दूसरे तीसरे फंक्शन में नहीं देखा। और वो जो राजनीतिक कटुता एक बार शुरू हो गई थी 1996 में, वो आज भले वो लोग एक दल में भी आ गए, लेकिन वो राजनीतिक कटुता ख़त्म नहीं हुई है। और उस राजनीतिक कटुता का अंजाम ये है कि आज की तारीख में भी अब अगर 2022 तक विजय बहुगुणा भाजपा में भी रहते हैं, तो निश्चित रूप से उन्हें जो आने वाले समय में जब वहाँ पर मनीष खंडूड़ी चुनाव लड़ रहे होंगे, तो उनके अगेंस्ट वहाँ प्रचार करते हुए आपको दिखाई देंगे, तमाम तरह की बातें होती हुई दिखाई देंगे। बहरहाल आज का जो ये विषय है कि क्या ये जो परिवारवाद की जो परिभाषा है, जो आज लगातार आगे बढ़ रही है, और जिसमें एक ही परिवार के एक सीट के ऊपर द्वंद्व इतना है कि आपको ध्यान होगा जब सूबे के जो संसदीय कार्य मंत्री थे प्रकाश पंत, तो प्रकाश पंत की मृत्यु के बाद एक बड़ा गंभीर सवाल यह है कि क्या वहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी है वो प्रकाश पंत की पत्नी को चुनाव लड़ाएगी या नहीं लड़ाएगी, उनको लड़ाया जाना चाहिए कि नहीं लड़ाना चाहिए। इस बीच ये बात बड़ी तेज़ी से आगे निकल कर आई कि वहाँ पर प्रकाश पंत की पत्नी से ज़्यादा जो एक्टिवली काम करने वाले थे वो प्रकाश पंत के छोटे भाई थे। लेकिन फिर एक अलग तरह का जो है वहाँ नज़रिया देखने को मिला। ऐन वक्त पे जो है उनके जो प्रकाश पंत के छोटे भाई उनको फिर किनारे करके जो है वहाँ चंद्रा पंत को चुनाव लड़ाया गया। और उसके बाद आज आप देख रहे हैं कि इन सब परिवार के साथ साथ जो चीज़ें निकल कर आ रही हैं कि प्रकाश पंत वहाँ पर रहे, प्रकाश पंत के बाद वहाँ जो सेकंड फेज़ में आए वो चंद्रा पंत आई, और आज की तारीख में प्रकाश पंत के बेटे भी वहाँ जो जिला कमेटी है भारतीय जनता पार्टी की उसके जिला महामंत्री या कुछ उनको जो बना दिया गया है। कमोवेश यही स्थिति सतपाल महाराज के परिवार की भी है। सतपाल महाराज के बेटे को भी जो है युवा मोर्चे में ले लिया गया है। अब वहाँ जो लोग कल तक कहते थे कि भाई इनके लिए यहाँ स्थान नहीं बचा हुआ है, पहले उन्होंने कुछ दिन जो है सतपाल महाराज के लिए वोट मांगे, सतपाल महाराज के अलावा अमृता रावत के लिए वोट मांगे, और अब कुछ लोग इस बात की तैयारी करेंगे जो सतपाल महाराज के बेटे जिनको उसमें ले लिया गया है कार्यकारिणी में, संभवतः वो भी आने वाले समय में अपने लिए कहीं स्कोप ढूंढ रहे होंगे। इस बीच आप बहुत सारे लोगों के सवाल हैं। नमस्कार परमवीर भाई, कैलाश जी नमस्कार, आशीष नेगी, गैर शरण गैर क्यों, ये तमाम तरह के जो लोगों के सवाल हैं। आज का जो सेशन था बात करने का आप लोगों के साथ इसलिए बात करने की इच्छा थी कि जो इस स्टेट को पाने के बाद आज हम कहाँ पर पहुँचे हैं, जो नींव वहाँ स्टेट बनने से कुछ पहले जनरल भुवन चंद खंडूड़ी और विजय बहुगुणा ने रखी, वो कितनी आगे बढ़ रही है। उन दोनों का जो लगाया हुआ जो पौधा है उसे तो आप मतलब एक खराब पौधा मान सकते हैं कि उन्होंने एक ऐसा सिस्टम खड़ा कर दिया कि जिससे आज लोगों में विघटन की बात आई है और वो आगे आकर बहुत आगे जो है बढ़ रही है। गैर शरण को लेकर आपके सवाल हैं। गैर शरण तो तब तक गैर रहेगा जब तक हमारे जो लोग हैं कैलाश जी वो वहाँ रुकना शुरू नहीं कर देंगे। और आप तो देख रहे हैं कि लंबे समय से अब जो हाउस होता था उस हाउस के भी वहाँ बहुत लंबे समय से हुआ नहीं। और अब ये बता रही गवर्नमेंट की इस महीने के लास्ट में सरकार वहाँ पर जो है 1-2 हाउस कॉल करने जा रही है। तो देखना है कि गैर शरण में इस बार क्या कुछ जो पुष्कर सिंह धामी है वो वहाँ के लिए कुछ कर पाते हैं, वहाँ के बारे में कुछ ठोस बात कर पाती हैं, या फिर वो बात वहीं पर आकर अटक जाती है कि जहाँ जिस काम को उनसे पहले के जो मुख्यमंत्री थे त्रिवेंद्र सिंह रावत जिन्होंने ग्रीष्मकालीन राजधानी उसको डिक्लेयर किया था, उससे कितना आगे बढ़ते पाते हैं इसमें देखने वाले विषय होगा। रोजगार मिलेगा या नहीं इस बारे में बात करिए सर, मनीष चमोली जी कह रहे हैं। मनीष, निश्चित रूप से रोजगार का सवाल बहुत गंभीर सवाल है, और ये सवाल इसलिए भी कि आपको ध्यान होगा कि 2014 के इलेक्शन में जब हमने मोदी जी के मुख से सुना था कि वो हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, तो
पूरे देश का विश्वास जागा था और लोगों को लगा था कि निश्चित रूप से ये इनका एक गुजरात मॉडल की बात करते हैं, तमाम तरह की बातें करते हैं, तो ये कुछ ऐसा करेंगे। लेकिन उसके बाद से उन्होंने वो आंकड़े ही छुपाने शुरू कर दिए और वो बातें कभी आगे इसलिए नहीं आती कि इनके सामने अब बोलने की भी कुछ लोग हिम्मत नहीं कर पाते। और जो मीडिया का दौर है वो इस प्रकार से गोद में बैठने वाली स्थिति में आ गया है। तो इस कारण ये जो रोजगार के जो मुद्दे हैं, जो महंगाई के मुद्दे हैं, और जो शिक्षा के हैं, जो चिकित्सा के हैं, इन पर चर्चा नहीं हो रही है। और आपके घरों में जो टेलीविज़न चैनल और जिन अखबारों को आप पढ़ रहे हैं उसमें वो आप अधिकांश खबरें, प्रायोजित खबरें होती है, वो सब आपको सुबह से शाम तक हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद और ये सब चीज़ों में उलझाए हुए हैं। और स्थिति ये है कि आप उससे बाहर भी नहीं निकल पा रहे हैं। नमस्कार मनीष जी, शांति जी नमस्कार। सुनने में हमारे कोटद्वार सीट पर शैलेंद्र रावत भाजपा पुनः वापसी कर सकती है, क्या बात सही? हरक की स्थिति काफ़ी खराब है क्योंकि शैलेंद्र रावत सुरेंद्र नेगी की आपस में रिश्तेदार हैं। और नेगी जी ये इस सीट पर जो है शैलेंद्र रावत ने जो है नेगी को हराया है, आपको ध्यान है। और उसके बाद जब उनका टिकट काट दिया गया था, शैलेंद्र रावत जब यमकेश्वर चले गए थे खंडूड़ी जी की बेटी से, वो वहाँ चुनाव हार गए, उससे पहले उनका टिकट भी काटा गया जब खंडूड़ी को वहाँ टिकट दिया गया था। तो कोटद्वार की स्थिति इस पर निर्भर करेगी कि वहाँ कैंडिडेट कौन है, क्या हरक सिंह रावत वहाँ लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, ये इस पर भी निर्भर करेगा। उत्तराखंड में रोजगार की समस्या प्रमुख है, पटवाल योगेंद्र जी कह रहे हैं। निश्चित रूप से रोजगार की समस्या न होती तो ये इस प्रदेश की तो मांग ही उन्हीं आधार पर की गई थी कि भाई हमारे लोग चाहते थे कि हमारा जो पहाड़ी राज्य है, इस पहाड़ी राज्य में जो साधन है, जो संसाधन है, उन पर पहला हक जो है अपने लोगों का होना चाहिए। तो अपने लोगों का अगर हक नहीं होगा तो उसी चीज़ की तो लड़ाई लड़ी गई थी, उसी लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए राज्य पाया गया था। और आज स्थिति वही है कि वही सवाल करने जो मतलब आपके सामने खड़े हैं, रोजगार किसी को मिल नहीं रहा है। भाजपा की कृपा रही, आपकी राय क्या है? ऐसा संभव सर? भगवान भाजपा की वहाँ पर किस प्रकार से कृपा रह सकती है? भाजपा तो वहाँ पर 2500 वोटों से चुनाव हारी है, तो इसलिए कृपा जैसी स्थिति नहीं हो सकती। उन्होंने उस परिवार में दो फाड़ करने के काम किए हैं और उसमें वो जो है काफ़ी हद तक सफल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी संभवतः पहली बार वहाँ जो है रनर अप रही है। रनर अप इसीलिए रही कि उन्होंने, मैंने कहा ना कि जो ममता राकेश का भी जो प्रचार सामग्री थी उसमें भी सुरेंद्र राकेश छाए हुए थे, और जो इनके भाई का भी था सुबोध का, वहाँ पर भी सुरेंद्र राकेश की बातें रखी गई थी। तो ये वो चीज़ें हैं जिन्होंने आज इस स्टेट को यहाँ पर जो है ला के रखा। उत्तराखंड क्रांति दल समर्थक कह रहे हैं कि गैरसैंण में मनाएगा, बिल्कुल मनाना चाहिए और काफ़ी लेट में वहाँ मनाने जा रहे हैं आप ये लोग, ये बात है। सुभाष रावत कह रहे बगुणा परिवार हमेशा धोखेबाज परिवार रहा है। आपको लगता है धोखेबाज है, लेकिन इन्होंने इसको अपना जो है मेरिट बना लिया है, जिसे कहते हैं ना आपदा में अवसर, जैसे जो स्लोगन आपने मोदी जी के मुंह से सुने, उन्होंने उसको अपनी ताकत मान लिया है। तो ये आपको धोखेबाज लग रहे हैं, जिस प्रकार आपको भी देखा होगा कि 3 पीढ़ियों से लगातार दल बदल कर रहे हैं। बहुगुणा जी के पिताजी ने भी 2-3 बार दल बदल किया, बहुगुणा जी ने खुद कर लिया, उनकी बहन ने कर लिया, उनके बेटे भी कर रहे हैं। राकेश जी का सवाल, जय हो बाबा केदार की, आपके बाबा केदार के दर्शन कर पाए। राकेश जी आपको बहुत शुभकामनाएं, भगवान बाबा केदार आपके घर में सुख शांति रखें। मनीष कह रहे भाई साहब, क्या उत्तराखंड के सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति बदल पाएंगी? क्या ये आगामी चुनाव में मुद्दा बन पाएगा? मनीष, ये जो सवाल है स्वास्थ्य सुविधाओं का, कुछ दिन पहले ये बहुत हाइप ले चुका था। ये उस दिन हाइप लिया जिस समय आम आदमी पार्टी यहाँ पर जो है शुरुआती दौर में स्वास्थ्य के ऊपर बात कर रही थी और शिक्षा के ऊपर बात कर रही थी। उस दिन लग रहा था कि ये एक बड़ा मुद्दा बन सकता है, लेकिन आप देख रहे हैं कि उस समय से जो है वो मुद्दे डाइल्यूट हो गए और वो भी उन्हीं धर्म कर्म की तमाम तरह की बातों पर जो है आ गए हैं। और इस कारण ये जो मुद्दा जो इस स्टेट का सबसे गंभीर मुद्दा है कि भाई अगर किसी आदमी का जो है क्या नाम उसका श्रीनगर या श्रीनगर के आसपास कहीं हाथ पैर टूट जाए तो ढूंढे कि उसको श्रीनगर में इलाज मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर उसको जो है ऋषिकेश जाना पड़ेगा। ये वो चीज़ें हैं, इन मुद्दों पर तो बात होनी चाहिए। इन पर अगर आप बात नहीं करेंगे तो ये प्रदेश बहुत पीछे चले जाएगा। आज की तारीख में आप देखिए ना कि जो अधिकांश जो लोग अपना इलाज देहरादून में, हरिद्वार, उधम सिंह नगर के भरोसे बैठे हुए हैं, और वो जो है ना अब एम्स का जो सैटेलाइट जो दूसरा पार्ट खोलने की बात है उसमें अब किच्चा में आप खोल रहे हैं, तो इससे पहाड़ को कितना फ़ायदा होगा नहीं होगा, ये आने वाले वक्त में बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा। तेजपाल रावत का, आपके उत्तराखंड में आने से दंगा फसाद होने का डर है क्या? और तेजपाल जी, ये प्रदेश में दंगे फसाद की कोई संभावना नहीं है, और यहाँ आप आए, चाहे आपके पड़ोसी आए, चाहे और भी कोई आए,
उससे नहीं लगता है कि जो है कोई दंगा फसाद इस प्रदेश में होगा। और ये एक प्रायोजित बातें हैं जो आपको टीवी चैनलों में, जो व्हाट्सएप फेसबुक पे बताई जा रही हैं। अगर दंगा फसाद हो रहा होता तो उस दिल्ली में होना चाहिए था जहाँ बैक टू बैक उनकी सरकार आ रही है, तो वहाँ दंगे क्यों नहीं हो रहे हैं? तो वहाँ भी शांति है, वहाँ स्टेट चल रहा है, वहाँ की बार बार उनकी सरकार आई है। तो मुझे लगता है कि प्रायोजित खबरें जो ऐसी चलाई जाती हैं। अब विकास बिष्ट कह रहे हैं कि क्या अनिल बलूनी अपने लिए सीएम की फील्डिंग कर रहे हैं, क्या वो सीएम बन सकते हैं? विकास, ये जो सवाल है, नमस्कार वीरू भाई, कि फील्डिंग लगाए हुए हैं, प्रत्येक व्यक्ति की महत्वाकांक्षा होती है और निश्चित रूप से जैसे और लोगों की जो है महत्वाकांक्षाएं हैं कि वो इस स्टेट के सीएम बने। आपने अभी कुछ दिन पहले तो हरक सिंह से सुना ही है कि हरक सिंह कहते हैं कि भाई 25 साल हो गए मंत्री बने बने, अब क्या करना है, मंत्री बनकर क्या हो जाएगा, अब तो चुनाव लड़ने जैसी भी इच्छाएं नहीं है। तो निश्चित रूप से बलूनी ऐसे कैपेबल होंगे और वो क्यों नहीं फील्डिंग लगाएंगे? ऐसा ना वाली तो कोई स्थिति अभी है नहीं कि नहीं होगा। उत्तराखंड की स्थापना प्रदेशवासियों के लिए नहीं, नेताओं के लिए बनी है, योगेश पांडे कह रहे हैं। और इसमें दोष इन राजनीतिक दलों के साथ साथ उन मतदाताओं को भी है जो इनकी बातों में आ जाते हैं। और जब इनकी बातों में आप आ जाएंगे तो इनको वोट आप करेंगे। कहीं आप सोचेंगे कि वही पांडे जी चुनाव लड़ रहे हैं तो फिर आप पांडे को वोट देंगे, दूसरा सोचेगा कोई रावत लड़ रहा है तो रावत को वोट देंगे, तीसरा सोचेगा कोई अग्रवाल लड़ रहा है तो अग्रवाल को वोट देंगे। तो जब मेरिट के आधार पर आप चयन नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से आज आप ठगे में अपने आप को पा रहे हैं कि भाई हमारे स्टेट में हम लोग कहीं किनारे पड़ गए हैं। उत्तराखंड क्रांति दल के संस्कृति, बोली, भाषा भी चुनावी मुद्दा होना चाहिए और निश्चित रूप से होना चाहिए, लेकिन इसके लिए इस प्रकार की आईडी बना के काम नहीं चलेगा। आपको अपनी बात रखने के लिए आना चाहिए सामने, अपनी बोली में, अपनी भाषा में। नमस्कार दीवान भाई चौहान साहब, नमस्कार। अशोक जी, बहुत बहुत प्रणाम आपको। ये जिस प्रकार की बातें लगातार बढ़ती जा रही हैं कि क्या ये 2022 को लेकर कुछ और चेंजेस बाहर होगा, नहीं होगा। अरविंद चंद्रा का एक सवाल आ गया, बीजेपी कांग्रेस में परिवारवाद बढ़ गया, सभी नेताओं को अपने बीवी बच्चों के पुत्री राजनीतिक भविष्य चिंता में लगे हुए हैं। और एक सवाल है निशंक जी की राजनीतिक भविष्य का आगामी क्या होगा, आधारित रहेगा। निशंक जी का स्वास्थ्य पहले से बेहतर बताया जा रहा है और वो कुछ दिन बाद आपको सब बताओ देहरादून में दिखाई देंगे। उनकी जो बेटी है उनका विवाह है। तो और दूसरा ये जो परिवारवाद की बातें आप कह रहे हैं, ऊपर अरविंद जी की पुत्र पुत्री, ये सब तो आपके सामने दिखाई दे रहा है। परिवारवाद के ऊपर आपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 2014 के बाद भी जितने भाषण सुने हों, और उसके बाद आप देख रहे हैं कि वहाँ जो उनके साथ में मिनिस्टर्स हैं, राजनाथ सिंह उनका बेटा जो है उत्तर प्रदेश में विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं, जो उत्तराखंड में एक एक परिवार के 2-2 लोगों को टिकट उन्होंने दे दिए। आपको ध्यान होगा यशपाल आर्य ने ज्वाइन किया था, उनके बेटे को साथ में टिकट दे दिया। उनके बगल में जो हैं मुन्ना सिंह चौहान है, उनकी पत्नी को साथ साथ एक साथ टिकट दे दिया। सतपाल महाराज वहीं से निकल कर आए। और ये जिस प्रकार बदल रही हैं चीज़ें, उसके देख कर नहीं लगता कि ये परिवारवाद खत्म होने वाला है, बल्कि ऐसा लगता है कि ये एक्सेप्ट कर ली गई बातें हैं। और जिस कंडीशन में यशपाल आर्य ने कांग्रेस में वापसी की है, उससे नहीं लगता है कि ये परिवारवाद खत्म होने वाला है। बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि यशपाल आर्य भी इस शर्त पे आएंगे कि भाई जो विधानसभा चुनाव है, अब चूंकि वो खुद भी अपनी सीट छोड़कर आ रहे हैं बाजपुर से, उनका बेटा नैनीताल से छोड़कर आया, तो टिकट की न सिर्फ दावेदारी होगी, तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये बात को पहले एश्योर करवा दिया होगी कि भाई टिकट दोनों को देने पड़ेंगे। अब ये है इन दोनों को टिकट देने के बाद जो उस दल के जो लोग तैयारी कर रहे होंगे उनका क्या होगा, ये आने वाले समय में फिर एक बार चर्चा का विषय बनेगा कि उन कार्यकर्ताओं का क्या वो जीवन भर कार्यकर्ता बने रहेंगे। दीवान पंवार जी नमस्कार। नमस्कार राठौर साहब, क्या ये खबर है हरीश रावत इस बार कोटद्वार वाली सीट छोड़ने वाले हैं? तेजपाल का ही सवाल है। हरक सिंह रावत की जो राजनीति वो एक अलग तरह की राजनीति है। वो अपनी शर्तों पर राजनीति करने वाले लोग हैं, अपने अनुसार करने वाले हैं। और उन्होंने इस स्टेट के भीतर अपना एक कद उन्होंने क्या, उनके साथ साथ जो आप लोग देख रहे हैं कि राज्य बनने के बाद जो 7-8-10 लोग ऐसे हैं जो अभी हारे नहीं हैं, जो लगातार चुनाव जीत रहे हैं। कभी उनके लिए आप बागी कह सकते हैं, कभी वो जिस दल में जा रहे हैं वहाँ जीत कर आ रहे हैं। तो उन्होंने अपने लिए एक ऐसा मतलब एक पोजीशन अपनी ऐसे बना ली कि या उनके पास एक कार्यकर्ताओं की ऐसी फौज हो गई है, या उनकी एक ऐसी फैन फॉलोइंग तैयार हो गई है कि वो जिस दल में भी जा रहे हैं, जिस विधानसभा में जा रहे हैं, वहाँ से जीत कर चले आ रहे हैं। कृष्णा पांडे जी का सवाल, क्या कुमाऊं में एम्स बनाने से बीजेपी को फायदा होगा? पहाड़ के लोग की इच्छा का एम्स का समर्थन नहीं करते हैं। पांडे साहब, ये जो सवाल है ये सही है,
कि किच्चा में नहीं होना चाहिए, उसको निश्चित रूप से पहाड़ में कहीं होना चाहिए था, उसको जो है पिथौरागढ़ में होना चाहिए था, बागेश्वर चंपावत में कहीं होना चाहिए था, अल्मोड़ा में होना चाहिए था, ताकि लगे कि पहाड़ के लोगों के साथ न्याय हुआ। लेकिन एन वक्त पर जिस प्रकार आपने देखा कि ये उसको किच्छा लिया है, तो वो सैटेलाइट सेंटर बनाने से मुझे लगता है कि अधिकांश से उत्तर प्रदेश के लोगों को जो है फ़ायदा होने वाला है। यहाँ के लोग अपने आप को फिर से जो है एक बार वहाँ पर असहज महसूस करेंगे, जैसे यहाँ आप ऋषिकेश में भी देखते हैं। आकाश सजवान करें व्हाट्स अबाउट प्रताप नगर एंड घनसाली कॉन्स्टिट्यूंसीज, इसके बारे में अभी मैं बात कर रहा था। क्या आने वाला चुनाव ब्राह्मण ठाकुर पर होगा या कुछ बदलेगा आपका विस्तार? यहाँ तो टिकट ही उसी आधार पर दिया जाता है। आपकी उत्तराखंड क्रांति दल की स्थिति भी तो वही है। आज उत्तराखंड क्रांति दल आज जैसे मरणासन स्थिति में क्यों है? वही तो है। उन्होंने क्या तय कर दिया है कि वहाँ एक या तो दिवाकर भट्ट चुनकर आएंगे या काशी सिंह हरी, दो अध्यक्ष रह जाएंगे क्या, या वो प्रीतम पंवारी वो त्रिवेंद्र पंवार रह जाएंगे। उन्होंने जब उससे बाहर नहीं सोचा तो आज वो दल जो है एक तरह से समाप्ति की ओर है। 0.7% वोट दिखा रहे हैं कि वो इसीलिए तो वोट नहीं पड़े। और ये जो आप जो जाति के आधार पर बात कर रहे हैं, ये सभी दलों में, कांग्रेस हो, भाजपा हो, XYZ जो भी दल यहाँ आज तक चुनाव लड़े, वो तो बाकायदा जिले तय हैं कि एक जिले में अगर 6 सीटें हैं तो 6 सीटों में निर्धारण किस प्रकार होना है। उनमें जो आरक्षित सीटें उसको छोड़ के बाकी सब वहीं उसी कंडीशन पे जो है बातें चलती है। धन सिंह रावत जी पुनः श्रीनगर में चुनाव लड़ेंगे, श्रीनगर सीट की वर्तमान स्थिति को आप कैसे देखते हैं? और जिस प्रकार से उत्तराखंड में का इतिहास है कि यहाँ मिनिस्टर चुनाव हार सकते हैं, और यहाँ के लोग तो इतने ज़्यादा जागरूक हो चुके हैं कि वो अब मुख्यमंत्रियों को भी हरा रहे हैं। तो इसमें जो धन सिंह रावत वाली सीट की आप कहने कि वो चुनाव लड़ेंगे, अभी तक तो जो उनका कार्य क्षेत्र दिखाई दे रहा है उसके अनुसार तो श्रीनगर में लड़ेंगे। और वर्तमान में स्थिति कैसी थी? स्थिति पहले से चेंज है। वो 2017 वाली जो लहर थी, जो श्रीनगर में मोदी की जो रैली थी, उस रैली का जो इम्पैक्ट आया उसका निश्चित रूप से श्रीनगर में भी आया था। उस श्रीनगर की रैली के का जो व्यापक असर था उस लोकसभा से लेकर टिहरी वाले क्षेत्र में भी देखने को मिला। और जितनी सीटें आज तक अभी नहीं जीती जा सकती, आज जीती गई हैं। आज की तारीख में गणेश गोदियाल के कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद आप मान सकते हैं कि पिछली बार का जो मुकाबला था जिसमें धन सिंह 7-8 हज़ार वोटों से चुनाव जीत गए थे, आज वो मामला बहुत कंट्रास्ट होता आपको दिखाई देगा। ये हालांकि ये आने वाला वक्त तय करेगा कि धन सिंह वहाँ से चुनाव लड़ेंगे या वो देहरादून के रायपुर से भी चुनाव लड़ सकते हैं। और बीबी सिंह का कहना है कि उत्तराखंड ऐसे लोगों के विकास की त्रासदी पैदा कर रखी, भविष्य में संभव नहीं है विकास की स्थिति। ऐसा नहीं है। हम लोगों को जो संभावनाएं वो ये नहीं मान लेना चाहिए कि वो खत्म हो गई हैं, बल्कि हमें ये मानना चाहिए कि जहाँ गलत हो रहा है उसको दुरुस्त कैसे किया जाए। आपके बगल में अगर कोई चीज़ गलत हो रही है, अगर आप उसको सही कर सकते हैं तो आपको करना चाहिए। आपके सामने कोई गलत काम करे तो आपको उसके लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी। ये आवाज़ उठाने का माध्यम सिर्फ ये नहीं हो सकता कि आप पत्रकार हैं तभी आप आवाज़ उठा सकते हैं, या आप किसी राजनीतिक दल में तभी। आप किसी भी प्लेटफार्म पर आज बात रख सकते हैं। आज तो दुनिया इतनी आगे बढ़ चुकी कि प्रत्येक आदमी के हाथ में स्मार्टफोन है और वो कहीं पर भी अपनी बात रख सकता है। अपनी जो घटनाक्रम सामने दिखा रहा है उसकी वीडियो बनाई आप बना सकते हैं, लोग बना रहे हैं और वो तमाम बड़े चैनल भी उसको जो है पिकअप करते हैं। अरविंद केजरीवाल बद्रीनाथ में कुछ समय बाद आने वाले हैं, आपका ये कहना है? निश्चित रूप से केजरीवाल क्या किसी को भी आने के लिए वहाँ कोई बंदिश नहीं है, सबको आना चाहिए। भगवान सबको जो है इनको सद्बुद्धि दे, सब अच्छा काम करें। सभी विधानसभा में प्रत्याशी का सर्वे अपने स्तर से कराएं। निश्चित रूप से इसमें आप लोगों से हर विधानसभा वार ऐसे डिस्कशन होता रहेगा। और दीपेंद्र बिष्ट कह रहे हैं कि यमुनोत्री से कांग्रेस का टिकट किसे देखते हैं? यमुनोत्री में जो पिछली बार डोभाल चुनाव लड़े हैं वो एक अच्छा चुनाव लड़े, लेकिन अभी जिस प्रकार भाजपा कांग्रेस में ऊहापोह की स्थिति है तो कांग्रेस की भी कोशिश होगी कि वो केदार सिंह रावत की घर वापसी करवा दें। और घर वापसी का जो आधार होगा सिर्फ एक ही आधार होगा और उसके आधार पर वो जो है उनको जो है वहाँ चुनाव वो लड़ा सकते हैं। नवीन कह रहे हैं कि भू कानून का क्या हुआ और हल्द्वानी का ISBT बस अड्डा आज तक नहीं बना। इंदिरा हृदय विकास कार्य को श्रेय न जाए कि जीते जी बन चुका होता। इंदिरा हृदय 2002 की जो गवर्नमेंट थी उस समय बहुत पावरफुल लेडी थी और तब से वो इसी बस अड्डे की बातें करती थी। उनकी मृत्यु के बाद भी उसी बस अड्डे पर जो चर्चा चल रही है, तो आप समझ सकते हैं कि जो लोग ये जिन लोगों को आपने बार बार चुनकर भेजा, दो बार मैडम वहाँ पर जो है कैबिनेट मिनिस्टर रही, लीडर पोजीशन हो गई थी, बाद में उनका देहांत हो गया, लेकिन उस अड्डे का समाधान वो नहीं कर पाई। और इसी प्रकार के अड्डे की एक कहानी जो है पौड़ी में भी है।
वहाँ भी जो है उत्तराखंड बनने से लेकर एक अड्डा बन रहा है जिसका 3-4 बार जो है भूमि पूजन हो गया है, लेकिन आज तक वो बना नहीं है। मनीष का क्या, आम आदमी पार्टी की स्थिति को आप कैसे देखते हैं? मनीष, मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी कुछ समय से डिरेल होती आपको दिखाई दे रही होगी, और वो जिस प्रकार शुरू में उन्हें एक बड़ा टेम्पो खड़ा किया था कि अब उनका बहुत बढ़िया है, बहुत जलवे शुरू में दिख रहे थे जब केजरीवाल आए थे, जब मनीष सिसोदिया शुरू में आ रहे थे, लेकिन अब जिस प्रकार से वो भी भाजपा कांग्रेस की तरह एक प्रकार आपको जाते हुए दिखाई दे, तो लगता है कि आने वाले समय में उनकी चुनौती अभी और बढ़ेगी और वो कभी कंफर्ट जोन में है नहीं। अशोक शर्मा कह रहे प्रेमचंद अग्रवाल अब तो बात भी नहीं करते, एक समय मेरे घर वोट मांगने आते थे। हाँ अशोक जी, अब उनको संभवतः आपकी वोट की ज़रूरत नहीं है, हो सकता है कि आपके जो पड़ोसी हैं उनसे उनको ज़्यादा वोट मिल रहे हों, या और मोहल्ले में और दूसरे तीसरे उन्होंने इतने काम कर दिए हों कि अब उनको आपके यहाँ आने की ज़रूरत ना हो। तो हो सकता है कि इसलिए आपके यहाँ ना आ रहे हों, और आपको जो नाराज़गी है, आपको जो घमंड दिखाई दे रहा, हो सकता है कि कुछ ऐसा आ भी जाता है नेताओं में, ये एरोगेंसी है, ये आती है। और कहते हैं ना, जब कोई पावर आती है तो अपने साथ बहुत सारी व्याधियाँ लेकर आती हैं, और उन व्याधियों में हो सकता है कि प्रेमचंद अग्रवाल भी उससे अछूते ना हो, कि जिस प्रकार सत्ता आई, वो विधायक बन गए, विधायक के रूप में बहुत सारी सुख सुविधाएं आ गई, 3-4 लाख रुपए जो हैं वेतन मिलने लग गया, हम लोग सैल्यूट मार रहे हैं, सारे अधिकारी नमस्ते करते। हो सकता है इसी कारण जो है अब आपके नज़दीक वो नहीं दिखाई देते हो। चौबट्टा खाल से मुकाबला किसके पक्ष में रहेगा? चौबट्टा खाल में अभी इस बात का तय नहीं है कि वहाँ सतपाल महाराज चुनाव लड़ेंगे या वहाँ अमृता रावत चुनाव लड़ेगी। हालांकि कांग्रेस की ओर से जो पिछली बार थे राजपाल बिष्ट, वही चुनाव लड़ेंगे, उन्हीं का जो है मजबूत दावा वहाँ पर है। सुनीता बौड़ाई जी कह रहे हैं महिलाओं का राजनीतिक भविष्य कैसे देखते हैं भाई साहब? महिलाओं का राजनीतिक भविष्य अभी आप देख रही हैं, जो तमाम जो अभी किशोर उपाध्याय कुछ दिन पहले कह रहे थे कि 40% जो टिकट मिलने चाहिए, वहाँ उनके यहाँ से प्रियंका गांधी भी कह रही 40% टिकट मिलने चाहिए। आपके यहाँ भी आपने देखा होगा कि जब महिलाओं की भी बात आई तो महिलाओं में किसको ढूंढ कर लाया आपके यहाँ? अब प्रकाश पंत की पत्नी को ढूंढ कर लाए, आज वहाँ गोपाल रावत की पत्नी को ढूंढ कर ला रहे हैं, वही थराली में मुन्नी देवी को ढूंढ कर लाए। तो ये तो ऐसा लगता है कि अगर महिलाओं के लिए भी कहीं स्कोप ढूंढ रहे हैं तो ये नहीं ढूंढ रहे हैं कि भाई वास्तव में इनको टिकट दिया जाए। वहाँ खंडूडी की बेटी को लिए उन्होंने स्कोप ढूंढ लिया। तो ये जो चाल चरित्र और चेहरे की बात करते हैं, ये आपके इसी पॉइंट पर निकल कर आता है कि अगर आपने कई वर्षों तक मेहनत भी करी और बहुत कुछ कर भी लिया, तो उसके बाद आप कहाँ पर हैं? लास्ट में इसी प्रकार से परिवार के लोगों को ढूंढ कर लाते, तो इससे जो संभावना है, जो एक कार्यकर्ता है उसका मनोबल टूटता है। और आप जिस प्रकार से तमाम समय में मीडिया के माध्यम तमाम तरह से भिड़ती है अपने दल के लिए, ऐसे लोगों को निश्चित रूप से तब भी धक्का लगता है जब दूसरे दलों से लाकर जो है इस प्रकार के कार्यकर्ता थोप दिए जाते हैं। अब प्रेम बखंडी जी कह रहे यूकेडी को तीसरी ताकत बनने के लिए क्या करना चाहिए? प्रेम भाई, इनको इसके लिए एक ही काम करना चाहिए कि घर घर जाकर लोगों से बात करनी चाहिए, अपनी बात समझानी चाहिए। और जब तक ये घर घर नहीं पहुंचे, इनको लगेगा कि ये सोशल मीडिया में कुछ हल्ला मचा देंगे, अखबारों में कुछ खबर छप जाएगी, तो इससे कुछ हो जाएगा, ऐसा होगा नहीं। आज उत्तराखंड क्रांति दल ने ये स्टेट बनाया है, इस स्टेट की बड़ी लड़ाई में वो शामिल थे। ये बात आज 20 साल बाद वो कह रहे हैं। और जो 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 नया मतदाता है, जो युवा है, उस युवा वर्ग का व्यक्ति आज इस बात को नहीं जानता कि उस उत्तराखंड आंदोलन के दौरान यूकेडी के कौन कौन लोग क्या कर रहे थे। आज तो लोगों ने ये देखा कि यूकेडी जब आई, उनके आए तो ये तो बीजेपी की गोद में जाके बैठ गए या कांग्रेस की गोद में बैठ जाके, आखिर में लोगों ने ये माना कि इनको वोट देना ही क्यों जब इन्होंने इनकी गोद में जाकर बैठ देना। तो इसलिए जब तक ये घर घर नहीं जा पाए, इनका संगठन नहीं बनेगा, इनका कुछ नहीं हो सकता है। आपने देखा कि पिछले जो 2017 का चुनाव था, 70 विधानसभा सीटों में चुनाव लड़ रहे हैं, वोट पड़े सिर्फ 37,000 वोट। तो यहाँ अकेले मुझे लगता है प्रेमचंद अग्रवाल को ऋषिकेश में पड़े होंगे, जहाँ पर मैं भी खड़ा हूँ, इससे ज़्यादा वोट उनको पड़े होंगे। तो एक व्यक्ति को इतना वोट पड़ रहा है, उनके पूरे दल को इतना वोट पड़ रहे हैं। तो ये सिर्फ सिगुफेबाजी से या सिर्फ उस इमोशनल कार्ड से अब इनका काम नहीं होने वाला है कि ये जाके बोले कि हमने राज्य बनाए के राज्य की लड़ाई लड़ी थी और इसलिए जो हमें, जब तक आपका जमीनी स्तर पर कोई संगठन नहीं होगा तब तक स्थिति इसी प्रकार की रहेगी कि यूकेडी हो या कोई दूसरा या तीसरा दल या जो भी दल आए, इन सभी दलों की स्थिति कमोबेश वही रहेगी। कोठियाल सर का क्या फ्यूचर लग रहा है आपको? कोठियाल, जो कर्नल कोठियाल की संभवतः बात करें, कर्नल कोठियाल के बारे में बता रहे कि वो गंगोत्री सीट से जो है तैयारी कर रहे हैं
लेकिन गंगोत्री सीट उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती रहेगी। और हालांकि उनके जो इर्द गिर्द लोग हैं उनका मानना है कि कर्नल कोठियाल को अपने लिए या तो कैंट जो विधानसभा या धर्मपुर विधानसभा उनके लिए ज़्यादा मुफीद है, ताकि वो पूरे प्रदेश में भी कंपेन कर सकते हैं। अब हालांकि ये आने वाला समय तय करेगा कि वो कहाँ से चुनाव लड़ते हैं। गंगोत्री सीट बीजेपी की स्थिति कैसी देखते हैं? अब आशीष कह रहे हैं, आशीष गंगोत्री से बीजेपी की स्थिति के लिए ही तो ये चर्चा आज आपके सामने लेकर आया हूँ कि वहाँ से गोपाल रावत की पत्नी को जो है इस्तीफा कराया गया। वो टीचर थी, अब उनको चुनाव लड़ाने की तैयारी की जा रही है। तो उस पर निर्भर करेगा कि इस बार विजयपाल बनाम जो गोपाल की पत्नी शांति देवी हैं वो किस प्रकार से फाइट करती हैं, ये इस पर निर्भर करेगा। बिष्ट दीपेंद्र बिष्ट के धनोल्टी विधानसभा का मिजाज के धनोल्टी विधानसभा में आपने देखा कि प्रीतम पंवार ने वहाँ ज्वाइन कर लिया। प्रीतम पंवार को वहीं से चुनाव लड़ना है और निश्चित रूप से वो 2 बार वहाँ यमुनोत्री से रहे हैं और इस बार वो एक बार धनोल्टी से आपको बीजेपी के सिंबल पर लड़ते हुए दिखाई देंगे। तो ये इस पर निर्भर करेगा कि कांग्रेस वहाँ किसको टिकट देती है। क्या प्रीतम सिंह जो कांग्रेस के लीडर अपोजिशन है इस समय स्टेट के भीतर, उनके जो रिश्तेदार कोई प्रोफेसर है वहाँ पर उनको टिकट मिलता है या नहीं मिलता है, इस पर निर्भर करेगा। या जोत सिंह बिष्ट को लड़ाते हैं। हालांकि वहाँ पर जो आम आदमी पार्टी ने भी एक कैंडिडेट डिक्लेयर किए हैं अमरेंद्र बिष्ट, वो भी वहाँ पे जो है बता रहे हैं कि काफ़ी जो है भागा दौड़ी करने में लगे हुए हैं। क्या प्रेमचंद अग्रवाल डोयला से चुनाव लड़ सकते हैं? ये तो आने वाला समय तय करेगा कि कहाँ से लड़ते हैं। एक बात ये करेगा, अंशुल चौहान कह रहे हरीश रावत कहाँ से लड़ेंगे। ये अभी डिसाइड नहीं है कि हरीश रावत चुनाव लड़ेंगे या नहीं, लेकिन जो उनकी पार्टी ने उनको काम सौंपा है वो चुनाव लड़ाने के लिए जो कैंपेन कमेटी है उस कैंपेन कमेटी का उनको हेड बनाया गया है। तो संभवतः वो चुनाव न लड़ें। केशव प्रसाद शर्मा कह रहे हैं खंडूड़ी और विजय बगुणा जी बहुत उत्तम कुलीन लोग हैं, पढ़े लिखे विद्वान हैं, उनके प्रति ऐसी भाषा अनुचित है। केशव प्रसाद शर्मा जी, मुझे नहीं मालूम कि आपने किस प्रकार उनको एनालाइज किया है। आपने 2 रिटायर्ड लोगों को जब वो राजनीति में एंटर किए और ऊपर से अपने अपने दलों में थोपे गए और बाद में वो स्थिति ये है कि 2 भाई होने के बावजूद उन्होंने आमने सामने चुनाव लड़ा। उसी बात पे तो चर्चा लेकर आपके सामने है। सवाल बहुत तेजी से भाग रहे हैं और राष्ट्रीय क्षेत्रीय दलों की हल्द्वानी का इशू, रामनगर की स्थिति तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ पर रंजीत रावत घूम रहे हैं और उनका एक बार फिर से वही जो बीजेपी से बिष्ट हैं दीवान सिंह बिष्ट, उनसे जो है मुकाबला होने की संभावनाएं लगा ली हैं कि वही हो। कांग्रेस में और कौन है नेता जा सकते हैं, ये तो अब कांग्रेस वाले बताएंगे भाई कि वो कौन कौन लोग हैं जो जाना चाहते हैं। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत 22 का चुनाव लड़ रहे हैं या 24 का लोकसभा लड़ रहे हैं। वो अभी तो लगता है कि 2022 की तैयारी कर रहे हैं और अभी भी कहीं इतना कमज़ोर वो है नहीं कि भीमताल का क्या माहौल रहेगा। भीमताल में राम सिंह कैड़ा के जो है बीजेपी में ज्वाइन करने के बाद जो वहाँ पर जो पहले उनके मिनिस्टर रहे, विधायक रहे, उस सीट से लड़ने वाले लोग, वो कितना इनका जो है रायता फैलाते हैं इस पर निर्भर करेगा। विकास नगर का क्या है? विकास नगर में एक बार फिर आपको मुन्ना सिंह चौहान और नवप्रभात लड़ते हुए दिखाई देंगे या कुलदीप कुमार जो महासचिव हैं महामंत्री पार्टी के, वो भी जो हैं टिकट के लिए इस बार दावेदारी कर रहे होंगे। और देहरादून धर्मपुर से कह रहे हैं मनोज जी। मनोज, ये धर्मपुर सीट है, यहाँ पर विनोद चमोली हैं। विनोद चमोली जो है संभवतः एक बार फिर आपके सामने कैंडिडेट होंगे। उससे मजबूत आदमी अभी भारतीय जनता पार्टी के पास उस सीट पर है नहीं और उनके अगेंस्ट एक बार जो है फिर से दिनेश अग्रवाल ही संभवतः कांग्रेस से होंगे, ऐसा मुझे लगता है। ऋषिकेश विधायक का टिकट प्रेमचंद अग्रवाल को मिलेगा। भाई इसमें तो अभी कोई गफलत होनी नहीं चाहिए और आपको भी जो है इसको समझना होगा कि क्यों मिलेगा उनको टिकट। नरेंद्र नगर से ओम गोपाल को टिकट मिलेगा क्या? ये कोमल सिंह का सवाल है और नरेंद्र नगर से ओम गोपाल को टिकट मिले ना मिले, लेकिन इतना जो मेरे जो अनुभव है, जितना मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ, जानने की कोशिश करता हूँ, ओम गोपाल 2002 में लड़े, 2007 में लड़े, 12 में लड़े, 17 में लड़े और वो 2022 में चुनाव निश्चित रूप से लड़ेंगे। मसूरी में क्या होगा?
मसूरी में फिलहाल गणेश जोशी ही बीजेपी से हैं। उधर ज्योति सिंह उनसोला के इस बार, जो कि पिछली बार वो चुनाव नहीं लड़े थे, लेकिन इस बार बताया जा रहा है कि उनके लिए भी जो है संभावनाएं वहाँ ज़्यादा बेहतर हैं। ओम गोपाल रावत विधायक बनेंगे, अनिल भंडारी कह रहे हैं। ये तो समय तय करेगा, वहाँ का मतदाता तय करेगा। बद्रीनाथ सीट का क्या हाल है? बद्रीनाथ में आप देख रहे हैं कि अभी महेंद्र भट्ट कुछ कमज़ोर हैं, और जो वहाँ राजू भंडारी पहले भी रहे हैं, मिनिस्टर रहे हैं 2 बार, विधायक भी रहे हैं। उनकी पत्नी वहाँ जिला पंचायत की अध्यक्ष हैं, और उनकी जो ताकत है उस ताकत के ही कारण जो है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, जो इनकी सरकार है वो उनकी राजू भंडारी और उनकी पत्नी को डिस्टर्ब करने की जो है कुछ दिन से कोशिश चल रही है कि किस प्रकार इनको कमज़ोर किया जा सके। लैंसडाउन से कांग्रेस से कौन लड़ेगा? लैंसडाउन से इस बात की संभावना है कि वहाँ जो है, जो पहले टीपीएस रावत थे वो भी संभवतः वहाँ टिकट मांग रहे होंगे। और एक और गंगोत्री के बारे में विनीश कह रहे साहब आज संभवतः देर से जुड़ेंगे, तो शांति रावत के पर ज़्यादा जो है जोर है कि क्या शांति रावत को ही लड़ाया जाएगा। घनसाली से शक्तिलाल जी के क्या हाल हैं? शक्तिलाल इस समय कमज़ोर कैंडिडेट हैं, उनके बारे में बताया जा रहा है कि उस अनुरूप उन्होंने काम नहीं किया। और दीवान पवार कह रहे हैं कि प्रतापनगर में बाजी कौन मारेगा? बाजी कौन मारेगा तो समय तय करेगा, लेकिन फिलहाल वो दोनों जो विजय सिंह पंवार और वो विक्रम नेगी हैं, वही जो लोग हैं वो आमने सामने रहेंगे। लोहाघाट विधानसभा का कुछ बताओ, उदय कह रहे हैं। लोहाघाट जो विधानसभा है और पूरन फर्त्याल 2 बार से विधायक हैं। पूरन फर्त्याल की जो पिछले जो तीनों मुख्यमंत्री, चाहे आज पुष्कर सिंह धामी हैं, उनसे पहले तीरथ सिंह वे, उससे पहले त्रिवेंद्र सिंह वे, तीनों से बन नहीं पाई है। या जो पूरन फर्त्याल के जो सवाल थे, उन सवालों का ये तीनों लोग जवाब नहीं दे पाए। और मुझे लगता है कि ये जो लड़ाई है, जिस प्रकार आज भी मुखर होकर कुछ दिन पहले आपने पूरन फर्त्याल को धन सिंह रावत के सामने बोलते हुए देखा कि भाई उनके क्षेत्र में जो चीज़ें हैं वो नहीं हो पा रही हैं, आपतग्रस्त क्षेत्रों में जो मंत्री हैं वो नहीं जा पा रहे हैं, सिर्फ वहीं जा पा रहे हैं कि जहाँ पर जो है हेलीकॉप्टर उतर रहा है। तो निश्चित रूप से उन सब चीज़ का इम्पैक्ट है। और वहाँ पर जो फर्त्याल हैं वो कमज़ोर नहीं हैं। उनके लिए ये बताया जाता है कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से भी अपने को वहाँ पर इतना मजबूत किया हुआ कि वो अगर किसी भी दल से लड़ेंगे तो वो कहीं कमज़ोर नहीं होंगे। हरक सिंह रावत कोटद्वार से लड़ेंगे क्या? इस बात प्रतापनगर से स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट, प्रतापनगर से स्ट्रॉन्ग और कमजोर वाली तो बात नहीं है। आप देख रहे हैं कि 3 चुनाव हो गए हैं और वो जो बीजेपी कांग्रेस के बीच में जो बारी बारी से आदान प्रदान हुआ है, पहले वहाँ फूल सिंह आए, फिर उसके बाद विजय पंवार आए, फिर विक्रम नेगी आया, और इस बार जो है गुड्डू पंवार फिर से आए। तो बारी बारी से वहाँ भी जो बदलाव होता रहा है। और मसूरी में परिवार चल रहा है। गणेश जोशी की डॉटर भाजपा युवा मोर्चे में है नेहा जोशी, निश्चित रूप से हैं। और वो तो जो गणेश जोशी की बेटी है वो तो कह रही है कि उनको मेयर बनना है देहरादून का, तो हो सकता है आपको आने वाले समय में उनके लिए काम करना पड़े। देवप्रयाग विधानसभा का कुछ बता दीजिए। देवप्रयाग विधानसभा में दिवाकर भट्ट के आसपास वहाँ राजनीति घूम रही है, और जब से स्टेट बना है उसमें हालांकि सफलता सिर्फ एक बार दिवाकर भट्ट को 2007 के इलेक्शन में मिली थी, लेकिन वो अभी भी काफ़ी मजबूत वहाँ बताया जा रहा है। महेंद्र पंवार कह रहे धनोल्टी से महावीर रांगड़ को क्या चुनाव लड़ना चाहिए? महावीर रांगड़ को चुनाव लड़ना या नहीं लड़ना है तो वो तय करेंगे, लेकिन ये स्थिति है कि महावीर रांगड़ के लिए भी वहाँ टिकट नहीं है। टिकट वहाँ प्रीतम पंवार के लिए है। और महावीर रांगड़ का जो पिछली बार भी टिकट कटा था उसके बाद भी कुछ नहीं कर पाए। वो त्रिवेंद्र सिंह के साथ में GMBN के अध्यक्ष बन गए थे, और उससे भले उनको जो है अपने अनुसार कुछ फ़ायदा हुआ हो, लेकिन राजनीतिक रूप से जिसे नुकसान कहते हैं आप, वो प्रीतम पंवार के आने के बाद उनको निश्चित रूप से हुआ है। इसके अलावा यमुनोत्री दल बदल होगा क्या 2022 से पहले? दल बदल तो इस प्रदेश के लिए कैंसर बन चुका है, बहुत गंभीर। अब लोग रुपयों के थैले लेके घूम रहे हैं और बता रहे हैं कि कितने विधायक इनके आने वाले हैं, वो कह रहे हैं कि उनके मंत्री आने वाले हैं, और इस प्रकार की बातें इस स्टेट में हो रही है। रुद्रप्रयाग में क्या होगा? राजेंद्र चौहान का सवाल है। रुद्रप्रयाग की जो स्थिति है आज की तारीख में, जो वहाँ से विधायक हैं पर भाजपा के और चौधरी, तो बहुत लंबे और संघर्ष के बाद विधायक बने, लेकिन जो सामने हैं संभवतः एक बार फिर से वहाँ मातबर सिंह कंडारी जो है कांग्रेस के कैंडिडेट होंगे। वो पहले वहाँ से MLA रह चुके हैं, उस समय हालांकि वो बीजेपी के सिंबल पर थे। ये इस बार ये बताया जा रहा है कि कंडारी को आगे किया जा सकता है, क्योंकि पिछली बार जब लक्ष्मी राणा को वहाँ चुनाव लड़ाया गया तो वो वहाँ पर जो है कम्पीट नहीं कर पाई,
जिस प्रकार की स्थिति थी। राजपुर विधानसभा में भाजपा प्रदर्शन दोहरा पाई।